आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा अष्टमी, विषय विज्ञान, अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। भैया बहनों, हम सभी कृषि पद्धतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें जुताई तक का अध्ययन हम सभी ने कर लिया था। आज हम कृषि पद्धतियों के अन्य बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं कृषि औजार के बारे में कि ये कृषि औजार क्या होता है। सामान्य रूप से आपने देखा होगा फरसा, फावड़ा, कुदाली और अनेक प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को देखा होगा। ये वस्तुएं सामान्य रूप से प्रत्येक जगहों पर दिखाई देती हैं। तो कृषि औजार है क्या? अच्छी उपज की बुआई से पहले मिट्टी को भूरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में आने वाले प्रमुख औजार होते हैं। भैया बहनों, हल की बात करते हैं। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग होता है और यह हल खेत की जुताई, खाद एवं उर्वरक को मिलाने के लिए तथा खरपतवार को निकालने और मिट्टी को खुरचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हल लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं द्वारा जैसे ऊंट, घोड़ा आदि की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की तिकोनी पत्ती लगी हुई होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल का सैफ्ट के नाम से जानते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों के गर्दन में रखा जाता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी सरलतापूर्वक चला सकता है। वर्तमान समय में लोहे की हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली। कुदाली से पूर्व आप देख रहे हैं एक किसान खेत की जुताई कर रहा है और नीचे हल का चित्र निर्मित है, इसे आप देख सकते हैं। कुदाली यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार को निकालने के लिए एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। लकड़ी अथवा लोहे की छड़ इसमें लगी हुई होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चोरी और मुड़ी हुई होती है। जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। भैया बहनों, चित्र में आपके समक्ष कुदाली का चित्र प्रदर्शित है, जो कल्टीवेटर से ठीक ऊपर है। इसे आप अवलोकित कर सकते हैं। कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग करने से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। एक खेत की जुताई का प्रयोग ट्रैक्टर के माध्यम से किस तरह कल्टीवेटर द्वारा किया जा रहा है, वह आपके समक्ष चित्र में प्रदर्शित है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज प्राप्त करने के लिए बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन हम किस प्रकार से करते हैं भैया बहनों, इसके बारे में ध्यान देना। हेडिंग है बीजों का चयन। खेत में बुआई करते समय सर्वप्रथम अच्छे बीजों का चुनाव करना पड़ता है। इसमें बीज स्वस्थ होने आवश्यक होते हैं। हल्की और क्षतिग्रस्त भी उगने में समस्या उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम तो अच्छे नहीं होते हैं। अतः हमें सदैव स्वस्थ बीजों का चयन करना चाहिए। घरेलू बीजों का चयन करते समय बीजों को पानी में भिगोते हैं, जिसके कारण जो स्वस्थ बीज होते हैं वह
पानी में नीचे बैठ जाते हैं तथा हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, जिससे हमें अच्छे बीजों के चयन करने में सरलता प्राप्त हो जाती है। जब हम बीजों का चयन कर लेते हैं तो हमें खेत में बुआई के लिए कुछ आवश्यक औजारों की भी आवश्यकता होती है। भैया बहनों, ये आवश्यक औजार जो परंपरागत हैं अर्थात प्राचीन काल से चलते आते हैं, ऐसे औजारों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन काल में बुआई में प्रयुक्त होने वाले औजारों को परंपरागत औजार कहते हैं। इसमें कीप के आकार का एक औजार होता था जो बीजों को कीप के अंदर डालने से 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों में से गुजारते थे और यह सारे बीज मिट्टी को भेजकर स्थापित कर दिए जाते थे। बीज बोने का परंपरागत तरीका सीड ड्रिल से ऊपर चित्र में आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं एक पाइप है और एक लंबी नली के द्वारा वह नीचे हल तक लगाई गई है और वहाँ 2-3 छिद्र किए गए हैं जिनमें से बीज सरलतापूर्वक निकल करके खेत में जा रहा है और एक किसान खेत की जुताई कर रहा है और दूसरा उसमें बीज बोने के लिए साथ साथ चल रहा है। आइए बीज बोने के दूसरे तरीके को ध्यान में लेते हैं जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। बीजों को बोने के लिए आधुनिक समय में ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराइयाँ बनी रहती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बीज बुआई के बाद मिट्टी द्वारा पूर्ण रूप से ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल से बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है और यह ट्रैक्टर की सहायता से किया जा सकता है। भैया बहनों, पौधे अत्यधिक घने होने के से उनको रोकने के लिए बीजों के बीच में उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है, अर्थात उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूर्य का प्रकाश एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन के कारण पौधों की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है। ऐसे पौधों को निकाल दिया जाता है। सामान्य रूप से भैया बहनों नर्सरी भी तैयार की जाती है। जैसे अगर हम चावल की खेती करते हैं तो उसमें धान की नर्सरी तैयार की जाती है और पहले पौधों को उगाया जाता है और फिर वहाँ से उठा करके दूसरी जगह खेत में रोप दिया जाता है और यह नर्सरी की प्रक्रिया तैयार की जाती है। जब हम आपको क्रियाकलाप के बारे में बताएंगे तो हम उस समय आपको बता देंगे कि नर्सरी का क्या उपयोग है। खाद तथा उर्वरक का मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद गोबर एवं पादप भस्म तथा घरेलू कचरे आदि के द्वारा पारंपरिक विधि से निर्मित की जाती है। कभी कभी किसान अपने खेतों में कुछ ऐसी फसलों को उगा देता है। खाद जो हरी खाद का भी कार्य करती है। उर्वरक वह रासायनिक पदार्थ जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है, जो विशेष पोषक से समृद्ध होते हैं, जिसका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है, उर्वरक कहलाते हैं। रासायनिक पदार्थ निरंतर प्रयोग करने से खेत की उत्पादन क्षमता नष्ट हो जाती है। अतः मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उर्वरक के साथ साथ जैविक खाद का भी प्रयोग किया जाता है। फसल चक्र, एक किस्म की फसल लेने के पश्चात दूसरे किस्म या दूसरे प्रकार की फसलों को जब खेत में उगाया जाता है तो इससे भूमि में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति भी होती है और भूमि की उर्वरा शक्ति बनी होती है। इस प्रकार के फसल उत्पादन को फसल एकांतरण भी कहते हैं। अतः किसान अपने खेत में अनाज के साथ साथ दाल वाली फसलों का भी उत्पादन करता है और साथ ही साथ फलीदार चारा आदि फसलें एक ऋतु से दूसरे ऋतु में उगाता है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति हो जाती है। भैया बहनों, हम जानते हैं
कि फलीदार पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया उनकी ग्रंथिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। भैया बहनों, अब हम खाद तथा उर्वरक के अंतर के बारे में जानेंगे। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है, जबकि उर्वरक मानव निर्मित रासायनिक लवण है। खाद खेतों में बनाई जाती है, किंतु उर्वरक का उत्पादन केवल फैक्ट्रियों में ही संभव होता है। नंबर 3, खाद से मिट्टी में ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त ही नहीं होती है। नंबर 4, खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, किंतु उर्वरक में पादप पोषक जैसे पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। भैया बहनों, मैं आपको कुछ उर्वरकों के नाम बता देता हूँ। ये उर्वरक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, NPK, डाई अमोनियम फास्फेट, जिंक सल्फेट आदि रासायनिक उर्वरक हैं। खाद के लाभ। भैया बहनों, खाद के लाभ निम्नलिखित हैं। इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद से मिट्टी भुरभुरी और संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। खाद के कारण मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है। भैया बहनों, आज हम खाद तक अर्थात खाद के लाभ तक का अध्ययन करेंगे। इसके बाद कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कृषि औजार से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 2, बुआई के लिए किस यंत्र का प्रयोग करने से श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है? प्रश्न क्रमांक 3, खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।